Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के डिफरेंस के बारे में। अगर हम इन्हें क्लोजली मॉनिटर करें तो हमें काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेन, नेचर ऑफ द पेन, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो आज इनके मेन डिफरेंस के बारे में हम पता करते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि आपको किस तरह का अर्थराइटिस है और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे मेन चीज़ जो होती है, जॉइंट्स से रिलेटेड डिसीज़ है दोनों की दोनों। लेकिन जॉइंट्स में जब कार्टिलेजेस होती हैं और जो बोन होती है वहाँ पर अगर देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर साधारण भाषा में कहें तो घिसाव हो जाता है, घिस जाते हैं जॉइंट्स, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन हो जाता है, रेडनेस होती है और आपके जॉइंट्स में मूव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर इसके विपरीत अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। ये हम बार बार बताएंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो थिंग्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो इन्वेडर्स सेल्स जो रहती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के साइनोवियम को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एज का ऑस्टियोआर्थराइटिस से डायरेक्टली रिलेशन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमें देखने को मिलता है अर्लियर एजेस में भी देखने को मिलता है। 20 से 50 साल की एज में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमें देखने को मिलता है। नंबर्स ऑफ द पेशेंट अगर देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है और एज़ कंपेयर टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत अगर मतलब देखें तो इसके अंदर 10:1 का रेशो देखने को मिलता है कि अगर 10 नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर उसके हैं तो 1 नंबर ऑफ पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसकी बात करते हैं मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन में अगर हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में या किसी भी चीज़ में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम मैक्सिमम ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो कि आपको पेन रिलीव करे, ठीक है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्पेसिफिकली देखा जाता है कि बहुत हैवी डोजेज में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और कई पेशेंट्स को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर इसके अपीयरेंस के बारे में बात करें, जॉइंट्स के बारे में बात करें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डिसीज ऑफ द बिगर जॉइंट। अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं हमारे नी का जॉइंट्स होता है, हिप जॉइंट्स होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है। माइनर छोटे छोटे जॉइंट्स, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स और ये सब चीज़ें हमें स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं, डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। और अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। जिस तरह से मैं पिक्चर बता रहा हूँ इस तरह से डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है पेशेंट में, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। नोड्यूल्स फॉर्म होना ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अगर हम इसके रिलेटेबल जेंडर लिंक्ड के बारे में बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। 3:1 का रेशो होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इवनली देखने को मिलता है। ट्रिगर्स ऑब्वियसली रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, स्मोकिंग, वैक्सीन्स और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है पर्टिकुलर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन में। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह से देखा जाए तो इसका ऑनसेट एब्रप्ट होता है, एकदम से होता है, और इसके सिम्पटम्स एकदम से एग्रवेट होते हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से देखें तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। अगर आपके जॉइंट्स में हल्का फुल्का पेन है और अगर हम उसी टाइम पर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो फेयरली आउटलुक मिलता है और पेशेंट
क्योर हो जाता है और उसे जहाँ तक देखा जाए तो नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें मॉर्निंग सिम्टम्स के बारे में, तो मॉर्निंग सिम्टम्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जब पेशेंट उठता है तो उसकी जॉइंट्स अकड़े हुए रहते हैं, स्टिफनेस होते हैं, और जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पूरे दिन भर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ये वाली चीज़ें। अगर नॉन जॉइंट सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, जॉइंट्स रिलेटेड पेन वगैरह ये सब चीज़ें दोनों चीज़ों में कॉमन रहती है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेशेंट हमेशा सिक फील करता है, मतलब उसे बीमारी फील होती है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन या अवसाद रहता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम देखें अफेक्ट लॉन्जिविटी, अगर हम देखें तो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी भी पेशेंट की लॉन्जिविटी मतलब उसकी लाइफ स्पैन पर असर डालता है। उसी तरह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक ऑन एन एवरेज 3 years ऑफ गैप ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये था मेरा व्यू ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मेन डिफरेंस के बारे में। होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या किसी भी तरह का आपको संशय हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच गाइज और जय हिंद।